सम्राट अशोक मौर्य चक्रवर्ती बिंदुसार जब अस्वस्थ था तब तक्षशिला में विद्रोह शुरू हुआ। बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुषेम ने विद्रोह को कुचल डालने में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। कनिष्ठ पुत्र अशोक ने यह जिम्मेदारी संभाली और थोड़ी सी सेना के साथ तक्षशिला गया। एक ही दिन में विद्रोह को कुचल डाला, विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया और राजधानी लौटने लगा। राजधानी में पहुंचने के पहले ही अशोक की हत्या की योजना सुषेम ने बनाई, किंतु वह विफल हुई। बाद नगर की सरहदों पर जो दुर्घटना हुई उसका पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री भल्लाटक ने राजा बिंदुसार को दिया। तब बिंदुसार ने आश्चर्य व खेद प्रकट करते हुए कहा, इस दुर्घटना के विवरण सुनकर मेरे मन को बड़ा सदमा पहुंचा। अशोक सुरक्षित है न? वह बाल बाल बच गया न? अशोक के व्यूह कौशल तथा उसकी विजय के विवरण जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संदर्भ में मैं अशोक की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, जिसने एक ही दिन में विद्रोह को कुचल डाला। उससे मिलने के लिए मैं बहुत आतुर था, पर सुनना पड़ा यह बुरा समाचार। अब हमें जानना होगा कि इस दुर्घटना के पीछे कौन है और किस उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री मौन ही रहा। तब राजा ने कहा, मुझे लगता है कि तक्षशिला के विद्रोहियों के चंद प्रतिनिधि राजधानी में मौजूद हैं। अशोक ने सुनायास ही इस विद्रोह को कुचल डाला। इस पर वे प्रतिनिधि उससे नाराज हुए होंगे और उससे जलते होंगे। अशोक को मार डालने के इस षड्यंत्र के पीछे उन्हीं का हाथ होगा। महामंत्री, आपका क्या अभिप्राय है? बांध पर से जिन्होंने सेना पर पत्थर लुढ़काए उनमें से कुछ पकड़े गए। हमारे नगरपालक उनसे कैफियत तलब कर रहे हैं। किसी भी क्षण वे यहां आ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। इसका यह मतलब हुआ आप इन मामलों में कुछ और लोगों पर भी शक कर रहे हैं? राजा ने प्रधानमंत्री की ओर बड़ी ही आतुरता से देखते हुए पूछा। हाँ महाराज, आपकी कल्पना सही है, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री का समाधान सुनकर राजा क्षण भर के लिए निश्चेष्ट रह गया। उसका मन यह जानने के लिए आतुर था कि कौन कौन लोग इस दुर्घटना के मूल में हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा कि उसके राज्य में ऐसे भी दुष्ट हैं जो राज परिवार के सदस्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अंत करने पर तुले हुए हैं। उस विशाल राजमंदिर में भयंकर चुप्पी छा गई। थोड़ी देर बाद नगरपालक वहीं आया और राजा व प्रधानमंत्री को नमस्कार किया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। राजा ने पूछा, आपकी तहकीकात खत्म हो गई? नगरपालक ने धीरे कहा, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, वह दुर्घटना संयोगवश ही हुई न? नहीं प्रभु, बांध के पत्थरों को जानबूझकर ढीला कर दिया और उनके नीचे लकड़ियों की पाटियां रख दी गईं। नीचे से जैसे ही पाटियां हिला दी गईं, पत्थर लुढ़कते हुए सेना पर आ गिरे। लकड़ियों की इन पाटियों को इस प्रकार रखने में काफी मेहनत उठानी पड़ती है। कम से कम 100 आदमियों को इस काम पर लगाया होगा। इससे यह स्पष्ट है कि इस षड्यंत्र के पीछे सुनिश्चित योजना है। शत्रुओं ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ यह योजना बनाई, जिससे लोगों को लगे कि यह घटना संयोगवश हुई। नगर पालक ने कहा, विश्वास ही नहीं हो रहा है। दलनायक और हमारे कुछ सैनिक सवेरे से उद्यानवन के पास ही थे। उनसे छिपकर इतनी बड़ी संख्या में लोग इस काम पर कैसे लगे हुए थे? राजा ने पूछा। हमारे दलनायकों में से एक ने अपराधियों को सहायता पहुंचाई और उन्हें पूरा सहयोग दिया। उसी के पर्यवेक्षण में ये सब काम हुए, नगरपालक ने धीमे स्वर में कहा। इतना दुस्साहस आज तक मौर्य सेना के किसी भी दलनायक ने इतना बड़ा राजद्रोह करने का साहस नहीं किया। राजा ने आश्चर्य प्रकट किया। मौर्य सिंहासन पर आसीन होने वाले युवराज ही जब किसी दलनायक को लालच देकर, प्रलोभन देकर उसके द्वारा ऐसी करतूत कराना चाहे तो कोई भी दलनायक राजद्रोह करने पर तुल जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नगरपालक ने सविनय कहा। राजा ने पूछा, क्या कह रहे हो तुम?
महाराज मुझे क्षमा करें। मेरे न्याय अन्वेषण में जो सत्य मैंने जाने उन्हें आपको बताना मेरा प्रथम कर्तव्य है। आठ मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सच के सिवा कुछ और कहने का साहस ही नहीं कर सकता, नगरपालक ने कहा। थोड़ी देर के लिए वहां शांति छा गई। अपने को संभालते हुए राजा ने कहा, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। तुमने यह सत्य मुझसे नहीं छिपाया, इस सत्य को निर्भीकता से मेरे सम्मुख प्रकट किया। इसके लिए और तुम्हारी राजभक्ति के लिए हृदय पूर्वक मैं तुम्हारा अभिनंदन कर रहा हूँ, राजा ने कहा। कोई अंदाजा भी लगा नहीं पाएगा कि आपको यह विषय बताते हुए मुझ पर क्या बीता। मेरा हृदय दुखभार से दबा जा रहा था, पीड़ा से छटपटा रहा था। फिर भी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने दिल को पत्थर बनाकर यहाँ आया। प्रभु मुझे क्षमा करें, नगरपालक ने दबे स्वर में कहा। प्रधानमंत्री तब तक मौन हो उन दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रहा था। उसने नगरपालक से कहा, अपने दिल को और कठोर बनाने का समय अब आ गया है। अपने महाराज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज परिवार के गौरव की रक्षा के लिए इस दुर्घटना का रहस्य बिल्कुल गुप्त रखना होगा। इस षड्यंत्र के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम होना नहीं चाहिए। पकड़े गए षड्यंत्रकारी, हिरासत में लिया गया दलनायक अथवा इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे वातावरण की सृष्टि की जाए मानो ऐसी घटना ही नहीं घटी। फिर राजा से कहा, मैं समझता हूँ कि महाराज मेरी बातों से सहमत हैं। बिंदुसार ने दुख से भरे क्षीण स्वर में कहा, महामंत्री की समझदारी व विवेक का मैं आदर करता है। नगरपालक ने महामंत्री से दबे स्वर में कहा, मानो अपने ही आप बड़बड़ा रहा हो। वे सब कुल मिलाकर 100 से ज्यादा होंगे। उसके पूछने का यह मतलब था कि इतने लोगों को चुप कराना कैसे संभव है। हो तो क्या हुआ? शाश्वत रूप से उनके मुंह बंद करवा दीजिए, उन्हें फांसी पर लटका दीजिए। यह काम कल सूर्योदय के पहले ही हो जाए। सवेरे लोगों को बताया जाए कि अशोक की हत्या के षड्यंत्र के पीछे तक्षशिला के विद्रोहियों का हाथ है। घोषणा की जाए कि वे सब के सब पकड़े गए और वे सूली पर चढ़ा दिए गए। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में नगरपालक से बताया, आपका निर्णय सही है। परंतु नगरपालक कुछ और कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री ने पूछा, अपने राज्य की रक्षा के लिए बेशुमार आदमियों को भी मार डालने के लिए आप झिझकेंगे? अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में क्या हम हजारों शत्रुओं को भी नहीं मारते? ये दुष्ट उन शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक हैं। फिर आपकी यह झिझक कैसी? किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा, दृढ़ स्वर में नगरपालक ने कहा। यह जानी हुई बात है कि युवराज सुषेम और अशोक के बीच मनमुटाव है। वे एक दूसरे को नहीं चाहते, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। पर अगर इस संबंध में लोगों को और विशद रूप से मालूम हो जाए तो देश के विच्छिन्न होने का खतरा है। अब जिन्हें कैद कर लिया गया है उन्हें छोड़ दें तो इन अफवाहों को और बढ़ा चढ़ाकर देश भर व्याप्त करेंगे, है न? प्रधानमंत्री ने पूछा। नगरपालक ने दृढ़ स्वर में कहा, आपने सच बताया। राजा ने आज्ञा दी, आधी रात को निधड़क अपना कर्तव्य निभाओ। नगरपालक राजा और प्रधानमंत्री को प्रणाम करके वहां से चला गया। राजभवन से बाहर आने के पहले ही सुषेम नगरपालक के पास आया और कहा, सुनने में आया कि कैदी दलनायक ने कहा कि अशोक की हत्या के षड्यंत्र के पीछे मेरा भी हाथ है। क्या यह सच है? नगरपालक ने कहा, हाँ, यही उसने बताया था। झूठ, सरासर झूठ। उस झूठे को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, सुषेम चिल्ला उठा। उसकी इस बात पर नगरपालक थोड़ी देर तक निश्चेष्ट रह गया। मन ही मन उसे इस बात का दुख हुआ कि ऐसा कपटी देश का राजा बनने वाला है। सुषेम ने फिर पूछा, दलनायक का कहा झूठ क्या महाराज को मालूम हुआ? दलनायक की कही बातों से महाराज को परिचित कराना राजकर्मचारी होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है युवराज, नगरपालक ने कहा। क्या महाराज ने इसे सच मान लिया?
उसके बयान का विश्वास किया। सुषेम ने पूछा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, नगरपालक ने कहा। अच्छा, अब बताओ कि यह विषय सुनते ही महाराज ने क्या कहा? सुषेम ने जोर देते हुए पूछा। यह बताना मुश्किल है, परंतु हाँ, एक बात जानता है। महाराज ने निर्णय लिया कि दलनायक सहित जितने भी दुष्टों ने इस कुत्सित कार्य में भाग लिया, मौत के घाट उतारे जाएं, नगरपालक ने कहा। बहुत अच्छा। महाराज ने अद्वितीय निर्णय लिया। देखा, मेरी ही तरह मेरे पिताजी भी कितने विवेकी हैं, कहकर आनंद से तालियां बजाने लगा। नगरपालक आपे से बाहर हो गया, पर अपने को काबू में रखते हुए कहा, आपने सच कहा युवराज। तभी मगध सेनाधिपति राजदर्शन के लिए जाते जाते वहां आया। उसने सुषेम को प्रणाम किया। नगरपालक ने सेनाधिपति को नमस्कार करते हुए कहा, मैं आप ही से मिलने आ रहा था, यहीं ठहरो, अभी आता हूं, कहकर सेनाधिपति आगे बढ़ने लगा। सुना कि महाराज ने आपको और मुझे उनसे मिलने के लिए एक साथ आने को कहा है, कहकर वह सेनाधिपति के पीछे पीछे तेजी से जाने लगा। महाराज ने उन्हें देखते ही कहा, अच्छा हुआ आप एक साथ मेरे पास आए। आपसे एक जरूरी बात कहनी है, बैठिए। प्रधानमंत्री, सेनाधिपति सुषेम आसनों पर बैठ गए। कुछ क्षणों के बाद सुषेम को देखते हुए महाराज ने कहा, मैंने जो सुना उसका विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं पुत्र, मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या सुना, निर्लज्ज सुषेम ने कहा। तुम्हारी इस बात का भी मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने क्या सुना। मैं स्वयं यह बता नहीं पाऊंगा, समय ही यह बता सकेगा। काल ही इसका निर्णय करेगा कि क्या किया जाना चाहिए। अब हम वर्तमान विषय पर चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री और सेनाधिपति का अभिप्राय है कि हमारी ही सीमाओं पर स्थित मुख्य अवंती राजधानी उज्जैनी किसी युवराज को राजप्रतिनिधि के रूप में भेजना उचित होगा। तुम और अशोक के अलावा कोई इस पद योग्य नहीं है। एक और मुख्य बात भी है जिसे तुम ध्यान से सुनो। हम लोग चाहते हैं कि जब तक तुम दोनों पारस्परिक शत्रुता की भावना को नहीं भुलाओगे, जब तक विवेकपूर्ण भाइयों की तरह व्यवहार नहीं करोगे, तब तक तुम दोनों का दूर ही रहना देश के लिए, राज परिवार के लिए श्रेयस्कर है। सुषेम मौन ही रहा। राजा ने पूछा, तुम उज्जैनी जाओगे? सुषेम ने कहा, मैं यहीं रहेगा। ज्येष्ठ पुत्र हो, आत्म निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें दिया। अशोक ही उज्जैनी जाए, वह मेरे आदेश का अवश्य पालन करेगा। अब तुम जा सकते हो, राजा ने कहा। सुषेम उठ खड़ा हुआ। इस बात पर वह भड़क उठा कि राजा की दृष्टि में वह युवराज नहीं बल्कि ज्येष्ठ पुत्र मात्र है। तेजी से वह बाहर चला गया। महाशय, मुझ पर दया करके केवल एक बार युवराज सुषेम से मिलने का मौका दीजिए। इस स्थिति में वे ही मुझे बचा सकेंगे। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। कैदी दलनायक गिड़गिड़ाने लगा, पांव पड़ने लगा। दलनायक के साथ साथ शेष 100 कैदी भी वध्यस्थल पर ले आए गए। नगरपालक उसका दुखड़ा सुनते सुनते तंगा गया। उसने कहा, उस युवराज ने ही तुम्हें मृत्यु दंड दिया। तुम जीवन के आखिरी क्षण गिन रहे हो। ऐसे समय पर तुझे झूठ कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? युवराज सुषेम ने मुझे मृत्यु दंड दिया, कहता हुआ दलनायक जोर जोर से रोने लगा। उनका कहना है कि तुम्ही ने इस षड्यंत्र में उन्हें भागीदार बनाया, नगरपालक ने कहा। हे भगवान, यह कैसा अन्याय है। सुषेम का सर्वनाश होगा। उस पर भी वही बीतेगा जो मुझ पर बीत रहा है। वध्यस्थल में खड़े विलाप करते हुए दलनायक के गले पर तलवार गिरी।